चलिए बेटा, तो बात कर लें। सबसे पहले तो ये कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा राजस्थान के कृषि जलवायु खंड। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान के कृषि जलवायु खंड। सबसे पहली चीज हमें जो समझनी है वो क्या है कि ये जो हमने नाम अभी सुना, कौन सा है बेटा? कृषि जलवायु खंड, या फिर इंग्लिश में आप इसको क्या कहते हैं? एग्रो क्लाइमेटिक जोन। क्या कहते हैं इसको? एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, ये होता क्या है, इसको अगर अपन ने समझ लिया तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो काम है वो लगभग आधा तो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो। एग्रो का मतलब क्या होता है? कृषि का मतलब, एग्रो का मतलब कृषि हो गया। कृषि का मतलब क्या है? शस्य विज्ञान या शस्य मान लिया। शस्य के अंदर, कृषि के अंदर क्या उगाई जाती है? फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर किसके बारे में बात करनी है बेटा? फसलों के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? फसलों के बारे में। दूसरा कौन सा वर्ड है हमारे पास? जलवायु या फिर क्लाइमेट। ठीक है, चलो, तो जलवायु के घटक बताना जरा। जलवायु या फिर क्लाइमेट के घटक कौन कौन से हैं? वेरी गुड, एक तो क्या हो गया? और वेरी गुड, आर्द्रता। और क्या? हवा या वायु। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा अभी पढ़ा, बारिश, बादल, और कोहरा नहीं है बेटा। ठीक है, सूर्य विकिरण। ठीक है, या सूर्य का प्रकाश कह सकते हो। ठीक है, ये हमारे क्या है? जलवायु के या मौसम के घटक हो गए, और ये हमारा एग्रो का पार्ट हो गया, फसलों का पार्ट हो गया। ठीक है, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है वो यहीं पर हमारा आंसर आ गया। क्या हो गया? एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या है बेटा? एक ऐसा स्थान है जहां पर क्या होता है, एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है? एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती है, और इसके साथ साथ वहां पर जरूरी क्या है कि वहां पर एक ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? एक ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ऐसा अगर कोई स्थान है, ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं अ प्लेस वेयर सेम टाइप ऑफ क्रॉप्स are grown in same type of climatic condition। ठीक है, चलिए अब बात कर लें। राजस्थान पर पहुंचने से पहले भारत तक तो पहुंच ले। भारत की बात करें तो भारत के अंदर कृषि जलवायु खंड कितने हैं? ठीक है, बिल्कुल सही, 15 है। लेकिन किसने दिया? किसने दिया बेटा? ओके, क्या कहेंगे? प्लानिंग कमीशन ने। किसने दिया? प्लानिंग कमीशन, या फिर आप एक तरह से क्या कह सकते हैं इसको, नीति आयोग जो अभी बना है ना बेटा, वही सेम चीज प्लानिंग कमीशन है। ठीक है, तो जो हमारे नीति आयोग हम कह सकते हैं, जिसका पहले जो नाम था वो हमने क्या रखा था? प्लानिंग कमीशन। उसके द्वारा कितने कृषि जलवायु खंड है भारत के अंदर? 15 है। कितने हैं? 15 है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें किसकी? ICAR की। किसकी बात करेंगे? जब एग्रो की बात हो रही है और ICAR की बात नहीं हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ICAR ने कहा कि कितने हैं? 131 कब हो गए? ना, 127 है। सही है। कितने हैं टोटल? 127 है, 131 नहीं है बेटा। किसके अंदर दे रखा है? सार में दे रखा है? नहीं है बेटा, 131 नहीं है।
दोनों ही है। सुन, गलत नहीं है, एक बार सुन लो। आईसीआर से जब बात की गई, प्लानिंग कमीशन तो बहुत पहले दे चुका था, आईसीआर तो बाद में बना, ठीक है। फिर आईसीआर से जब पूछा गया तो इसने भारत को डिवाइड किस पे बेस पर करा? सबसे पहले क्रॉप्स के बेस पर। किसके बेस पर करा? क्रॉप्स के बेस पर, ठीक है। तो जो एक ही जगह जहां पर एक जैसी क्रॉप हो रही थी, उसके साथ साथ एक जैसी मिट्टी थी, एक जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, उसके बेस पर उसने आईसीआर ने पहले स्टेट्स को डिवाइड करा। किसको डिवाइड करा? स्टेट्स को। और स्टेट्स को डिवाइड करने के बाद उसने भारत में डिवीजन किया। इस वजह से जो टोटल बना था वो कितना बना? 127 बना, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, हमारे जो आइलैंड्स हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए। तब जाकर हमारे पास जो है यहाँ पर 4 और एक्स्ट्रा हुए। कितने? 131। कितने हुए? 131, ठीक है। पूरे इंडिया की बात करें तो हमने यहाँ पर जो भी हमारे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स वगैरह है ना, उनको इंक्लूड नहीं करा। तब कितने हुए? 127। और जब हमने पूरे इंडिया को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया, तब जाकर कितने बने? वो 131 बने, इसलिए रखा गया। अब यहां पर प्लानिंग कमीशन की बात करें तो प्लानिंग कमीशन ने स्टेट्स को नहीं बांटा, उसने पूरे भारत को ही बांटा था, ठीक है। स्टेट्स को पहले नहीं बांटा। इस वजह से जो एरियाज है वो पूरे भारत के अलग हुए, इसलिए केवल 15 जो है वो हमारे क्या बने? एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। और आईसीआर ने पहले स्टेट्स को डिवाइड करने के बाद उसे पूरा का पूरा बनाया। इस वजह से टोटल कितने बने बेटा? 127, ठीक है। 127 में से 10 का योगदान तो राजस्थान ने दे दिया, ठीक है। जो हम अभी 10 कृषि जलवायु खंड पढ़ने वाले हैं राजस्थान के, वो किसके अकॉर्डिंग है? आईसीएआर के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग? आईसीएआर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहीं से आ गया बेटा कि राजस्थान के जो हमारे कृषि जलवायु खंड है, ठीक है, वो कृषि जलवायु खंड किसने दिए? तो आप कहेंगे किसने दिए? आईसीएआर ने दिए। किसने दिए? आईसीएआर। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली। दूसरी बात करें कि राजस्थान के अंदर जो कृषि जलवायु खंड है, उनकी संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे टोटल कितनी है बेटा? 10 है। 10 कृषि जलवायु खंडों के अंदर हमने राजस्थान को बांटा है। एक इसी के साथ बात कर ले संभाग की, कि राजस्थान के अंदर संभाग कितने हैं? तो 7 संभाग हैं, ठीक है। और कृषि जलवायु खंड कितने हैं? 3 हैं। और अगर बात करें राजस्थान के जो हमारे भौतिक प्रदेश हैं, क्या है? भौतिक प्रदेश मतलब ज्योग्राफी के बेसिस पर हमने उसे डिवाइड किया। डिवीजन जब बात कर रहे हैं तो पूरे ही कर लें एक साथ ही। किसकी बात करेंगे बेटा? राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ठीक है। मतलब क्या है इसका? जियोग्राफिकल एरियाज। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरियाज में जब डिवाइड करते हैं तो कितने भागों में बटा हुआ है राजस्थान? सोच कर देखें। देखो, एक तो हो गया रेगिस्तान, एक हो गया अरावली पर्वतमाला अलग, एक क्या हो गया हमारा मैदानी क्षेत्र जहां पर बिल्कुल समतल है, एक हो गया पठारी भाग, ठीक है, प्लेटू जिसको अपन कहते हैं। तो टोटल अपने पास जो है वो कितने हैं? 4 है। ये राजस्थान के क्लासिफिकेशन में काम आने वाली चीजें हैं। अगर जलवायु खंड की बात करें तो 10, संभाग टोटल कितने? 7, और अगर बात करें भौतिक प्रदेश या ज्योग्राफिकल एरियाज की तो वो हमारे पास कितने? 4 हैं, ठीक है। और ये चीज अपन को अभी काम आने वाली है। कैसे आएगी बेटा? कि आपके 10 कृषि जलवायु खंड है, उसमें टोटल 7 संभाग है, वो अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। आपके जो भौतिक प्रदेश है वो अलग डिवाइड हो जाएंगे। इसीलिए अपन को ये जो तीनों बातें हैं ये यहाँ पर करनी पड़ी, ठीक है। लिख लिया आप तो? ठीक है। अब बात कर ले बेटा सबसे पहले कि इसको पढ़ने से पहले क्या चीज ध्यान रखनी है। 3 बातें अपन ने पहले ही कर ली, ठीक है। 4 भौतिक प्रदेश, 7 संभाग और 10 कृषि जलवायु खंड। नेक्स्ट जो इसके लिए याद रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात, वो क्या है कि हम यहां पर बात करेंगे किसकी? क्लाइमेट की। किसकी बात करेंगे? जलवायु की, क्लाइमेट की बात करेंगे। तो राजस्थान की जो ओवरऑल क्लाइमेट है वो कैसा है? शुष्क है,
क्या पूरा ही शुष्क है क्या? ओवरऑल अर्ध शुष्क है। कैसा है? अर्ध शुष्क। शुष्क तो कौन है? रेतीला मरुस्थल है, वो शुष्क है। लेकिन इधर वाले भाग की बात करें हमारे अरावली के इधर की, तो वो शुष्क नहीं है। इसीलिए हम क्या कहेंगे? उसको अर्ध शुष्क कहेंगे, या फिर इसको उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है हिंदी में। वैसे तो हम इसको क्या कहेंगे? अर्ध शुष्क है, मतलब थोड़ा सूखा है, थोड़ा सही है। ओके। दूसरी चीज, जब अगर किसी जगह पर ज्यादा सूखा है, किसी जगह पर कम है, उसका मुख्य कारण क्या है? बारिश। क्या है उसका मुख्य कारण? बारिश। तो हमारे लिए जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर कॉन्सेप्ट बनेगा वो किसका होगा? बारिश का होगा। आपकी बुक से ली हुई टेबल ही है, 12th क्लास की जो बुक है उसी से ली हुई टेबल है। उसके अंदर बहुत अच्छे से हमको दिया हुआ है कि हमारे जितने भी कृषि जलवायु खंड हैं उनको डिवाइड किसके बेस पर करा हमने? सबसे पहले बारिश के बेस पर करा। किसके बेस पर? बारिश के बेस पर। तो यहां पर जो बारिश है वो बढ़ते हुए क्रम में चलती रहेगी। जैसे आप देखें, शुरुआत में 100 से 300 सेंटीमीटर, मिलीमीटर है क्या? ठीक है, चल ठीक है। कितना हो गया? 100 से 300 मिलीमीटर। दूसरा भी कितना दे रखा है? तीसरा भी कितना दे रखा है? ये तीनों जो है वो कौन से हैं? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। क्लियर है? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी में सबसे कम बारिश होती है। कितनी? 100 से 300 मिलीमीटर। इसका मतलब ये शुष्क होगा, अर्ध शुष्क होगा या आर्द्र होगा? शुष्क होगा। ठीक है, तो शुष्क होगा तो यहां पर उसके नाम के आगे क्या आ जाएगा? शुष्क आ जाएगा। बस आ गया आंसर। बट बीच में सर ये क्या लिख दिया? सिंचित। वो इसलिए लिख दिया क्योंकि यहां पर इंदिरा गांधी नहर आ जाती है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा? सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कहा। और इंदिरा गांधी नहर कौन से जिलों में से निकलती है? आ गया आंसर। कुछ याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? तो इसी तरह से इसको पढ़ते हुए चले। सबसे पहले बात करें बेटा, कौन सा हमारा फर्स्ट ए जो है, पहले तो डिवीजन समझ लो कि इसका डिवीजन किस तरह से हमने किया है। तो डिवीजन करने के लिए हमने क्या करा बेटा? टोटल हमने 5 इसके जो डिवीजन है वो करे। कितने डिवीजन करे? 5 डिवीजन करे। ठीक है, अब उन 5 डिवीजन में हमने क्या किया? पहला जो हमारा पार्ट था उसके अंदर हमने कितने पार्ट करे? 3 पार्ट करे। कितने करे? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। ठीक है, फिर उसके बाद सभी में 2 करे। ठीक है, तो हम कहेंगे सेकंड के अंदर सेकंड ए और सेकंड बी। थर्ड की बात करें तो थर्ड ए और थर्ड बी। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ ए और फोर्थ बी। फिफ्थ की बात करें तो अकेला ही रहेगा क्योंकि टोटल 10 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो टोटल जो डिवाइड किया वो मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा। और कृषि जलवायु खंड कितने दे दिए? 10 कृषि जलवायु खंड दिए। फर्स्ट के पार्ट कितने बेटा? 3 है, बाकी सबके 2 हैं और फिफ्थ जो है वो अकेला है। ठीक है, समझ में आ गई बात? फर्स्ट ए की बात करें, फर्स्ट बी की बात करें या फर्स्ट सी की बात करें, हमें बारिश के हिसाब से चलना है। ठीक है, बारिश कितनी है? हमने कहा 100 से 300 मिलीमीटर के आसपास है, मतलब बहुत कम है। ठीक है, तुम्हें कहेगी 100 मिलीमीटर पानी तुम्हें पिला देते हैं। ठीक है, तुम पूरे साल भर जिंदा रह जाओ तो रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इतना कम बारिश जो है हो रही है, तो इतनी कम बारिश कहां पर होगी? जहां पर रेगिस्तान होगा। क्या होगा? रेगिस्तान। ठीक है, तो रेगिस्तान वाले जितने भी जिले हैं थोड़ा सा याद कर लो, उसके अलावा किसी का नाम नहीं लिखना फर्स्ट में। अगर आपको पूछ ले कि आपका जो काजरी है वो कौन से कृषि जलवायु खंड में आएगा, उधर देखने की जरूरत नहीं है, आंसर खुद देना। फर्स्ट बी, दूसरा आंसर है सेकंड बी, थर्ड है थर्ड बी, फोर्थ है फोर्थ बी। किसमें आएगा? क्यों आएगा बेटा? क्योंकि जोधपुर में रेगिस्तान है और रेगिस्तानी क्षेत्र किसमें आएंगे? केवल फर्स्ट में आएंगे। अब वो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी है वो आप देख लेंगे, बट हमारा जो एक आंसर आना चाहिए था वो तो आ गया। कोई दिक्कत आई इसके अंदर? नहीं ना। चलिए फर्स्ट ए की बात करें बेटा, तो उसका नाम क्या है? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। कौन सा मैदानी क्षेत्र? शुष्क मतलब सूखा हुआ। कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में। अगर इसमें कोटा लिख दिया जाए तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो पूर्व में है ना।
तो पश्चिमी जो हमारे जिले हैं उन्हीं का नाम आएगा। और वहां पर भी कैसा क्षेत्र है बेटा, मैदानी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र। सर ये तो सिंपल सी बात है, रेगिस्तान में मैदानी तो होगा, पहाड़ थोड़ी होंगे, ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र ही आना है, उसका कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है। तो ये मैदानी क्षेत्र जो है बेटा, इसके अंदर कौन कौन आता है बात करें तो एक हमारे पास कौन आ गया, बाड़मेर, कौन आया, एक आ गया कौन, जोधपुर, और एक कौन आया, चूरू, ठीक है। आप इसको जैसे मैप अभी मैं नहीं लेके आया, मैप लेके आते शायद इससे और बढ़िया समझ पाते हैं इस चीज को। हाँ अच्छा, गूगल से ला सकते हैं ना, किससे आता है, कहाँ सर्च करो, अच्छा यहाँ, कौन सा सेकंड नंबर, राजस्थान मैप इन हिंदी, क्यों अंग्रेजी में क्या दिक्कत है, अब कहाँ जाएंगे, इसमें नहीं आएगा बेटा समझ में, इसलिए चलो एक काम करेंगे, एक बार इसको पूरा करके उसके बाद आप खुद मुझे बताओगे कौन से एरिया कहाँ पर है, वैसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला हमारा जो है उसके अंदर कौन है बेटा, 3 जिले, कौन कौन से हैं, एक तो है हमारे पास बाड़मेर, एक है जोधपुर और एक है चूरू, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका है, शॉर्ट ट्रिक भी है अपने पास, अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसको हम लिख सकते हैं बाजो चूरू, क्या कर सकते हैं इसको, बाजो चूरू, ठीक है। ये फर्स्ट ए का है, ठीक है। बाजो कहां से लेके आए हम, चूरू से, तो बाड़मेर, जोधपुर और चूरू, ये तीनों हमारे जो जिले हैं वो इसके अंदर आएंगे। यहां पर हमको क्या दे रखी है बेटा, फसलें दे रखी है, फसलों की बात हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। किसके बेस पर, बारिश के बेस पर, पानी के बेस पर हम कर लेंगे, उसको अभी याद नहीं करना है अपन, अभी तक यहाँ पर जिलों तक ही चले। दूसरी बात करें इसके अंदर, अगला कौन सा है, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। तो ये मैदानी क्षेत्र कहां पर है, उत्तर पश्चिम में है, किधर है, मतलब है तो पश्चिम लेकिन कौन सा है, ऊपरी भाग, उत्तरी भाग है। तो और भाग कैसा है बेटा, सिंचित है, कैसा क्षेत्र है, सिंचित, जहां पर सिंचाई हो रही है। तो रेगिस्तान में सिंचाई किसके द्वारा हो रही है, इंदिरा गांधी नहर से, किससे हो रही है, इंदिरा गांधी नहर से। कहां से निकलती है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, कुछ याद रखने की जरूरत है क्या, ठीक है। तीसरी हम बात करें बेटा, अति शुष्क सिंचित क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। बात करें अति शुष्क है लेकिन फिर भी सिंचित क्षेत्र कैसे हो गया सर, तो यहां पर एक नदी बहती है बेटा जिसको हम क्या कहते हैं, लूनी नदी, क्या कहते हैं, लूनी नदी, उसकी वजह से ये सिंचित है। कहां से होकर बहती है, एक तो बीकानेर और जैसलमेर और चूरू का छोटा सा भाग, बड़ा भाग नहीं। अगर आपसे पूछ ले चूरू कौन से भाग में आएगा तो क्या आएगा, फर्स्ट ए, ठीक है। फर्स्ट सी के अंदर थोड़े से भाग आते हैं, हमको लेकर रखा 4 तहसीलें आती हैं, बहुत छोटा सा भाग आता है चूरू का। तो बीकानेर और जैसलमेर जो है, ठीक है, ये दोनों किसके अंदर आ गए, फर्स्ट सी में आ गए। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आपको मैं खुद बता देता हूं कि जितने भी बाद में हम पढ़ेंगे ये सभी के सभी क्या है, हमारे छोटे कृषि जलवायु खंड है, किसी का एरिया इनके जितना बड़ा नहीं है, बट इन तीनों में से सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा, किसका होगा, फर्स्ट सी का, बीकानेर और जैसलमेर और चूरू का कुछ भाग। इधर हमने बाड़मेर और जोधपुर लिखा है, क्या ये बड़ा नहीं है क्या,
जैसलमेर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इसीलिए हमको पहला क्वेश्चन जो अभी याद रखना है वो कौन सा है कि फर्स्ट सी जो है वो क्या है बेटा, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा हुआ हमारा, फर्स्ट सी। याद हो गई चीज, इसमें कोई डाउट फर्स्ट में नहीं। सेकंड की ओर चले, अब बताओ सेकंड के अंदर बारिश कितनी दे रखी बेटा, 300 से 500। इसका मतलब अब बारिश थोड़ी बढ़ गई है, और बारिश बढ़ गई तो हम पश्चिम से वापस इधर आना चालू कर देंगे ना थोड़ा। ठीक है, पश्चिम में रह गए तो बारिश कम रह जाएगी, थोड़ा सा इधर आए तो कौन सा है बेटा, सेकंड ए के अंदर अंतःवर्ती मैदानी क्षेत्र। कौन सा मैदानी क्षेत्र, अंतःवर्ती। अंतःवर्ती का मतलब क्या है, बीच में। अंतःवर्ती का मतलब क्या हो गया, बीच में। ठीक है, मतलब ना तो पश्चिम है ना पूर्व है, बीच में है। ठीक है, वहां पर जो नदियां बहती है उसकी वजह से बनने वाला मैदानी क्षेत्र, अंतःवर्ती, बीच में। ठीक है, दूसरी बात करें यहां पर कौन है बेटा, लूनी नदी का अंतःवर्ती मैदानी क्षेत्र। ठीक है, अब लूनी नदी वापस और आ गई। अभी जहां पर बह रही थी बीकानेर जैसलमेर, वहां तो लूनी नदी खत्म हो रही है, चालू कहां से हो रही है, वो यहां आएगा। ठीक है, तो हमारे पास मैदानी क्षेत्र किधर का है बेटा, पश्चिम से थोड़ा सा पहले का। वहां पर नदी कौन सी बहती है, लूनी नदी, तो वहां पर अंतःवर्ती मैदानी क्षेत्र ही आएगा दोनों के अंदर। ठीक है, तो इतना सा यहां पर याद रखना चाहो तो कर लो। जब अंतःवर्ती आ गया, क्या आ गया बेटा, अंतःवर्ती का मतलब क्या है कि वो क्या है, हमारा सेकंड पार्ट है। कौन है, सेकंड पार्ट। कंफ्यूजन क्लियर। अगर आपको पूछ ले अंतःवर्ती मैदानी क्षेत्र, या फिर कह दे लूनी नदी का अंतःवर्ती मैदानी क्षेत्र कौन से कृषि जलवायु खंड का भाग है, फर्स्ट ए, थर्ड ए, फोर्थ बी, या फिर सेकंड बी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड बी। ठीक है, तो अंतःवर्ती जहां पर नाम आया वो क्या है, हमारा मैदानी क्षेत्र है लूनी नदी का। पहली हम बात करें तो हमारे पास कौन आया बेटा, एक तो नागौर। नागौर कहां पर है, जोधपुर से तो इधर ही है ना, थोड़ा बीच की तरफ ही है। नागौर के साथ कौन आया, झुंझुनू, जस्ट ऊपर। उसके बाद कौन आया, सीकर, और सीकर के बाद कौन आया, चूरू। चूरू को अब याद नहीं रखना, एक में याद रख लिया काफी है। किसमें याद रखना है, फर्स्ट ए के अंदर याद रखना, और कुछ नहीं करना। चूरू किसमें कर दोगे, फर्स्ट ए में। ठीक है, क्योंकि वहां की मिट्टी पूरी रेतीली है। कोई गया चूरू, ठीक है, जाना कभी, वहां बहुत अच्छी गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, नागौर, झुंझुनू और सीकर। ठीक है, तो यहां पर याद रखना चाहे तो हम एनजेसी याद रख सकते हैं, नागौर, झुंझुनू और सीकर। ये किसके अंदर आ गया, सेकंड ए में। सेकंड बी की बात करें बेटा तो यहां पर कौन आएगा वो ध्यान से सुन ले। हम कहां पर चले गए, एक बार तो पश्चिम से थोड़ा ऊपर की ओर, अब कहां जाएंगे, पश्चिम से थोड़ा नीचे की ओर। तो जैसलमेर, या फिर हम बात करें जालोर का जो एरिया है, कौन सा एरिया, जालोर। जैसलमेर से थोड़ा इधर नीचे की तरफ आते हैं तो कौन आता है, जालोर। जालोर से और आगे आए हैं तो कौन आएगा, सिरोही आएगा। और सिरोही के जस्ट ऊपर कौन है, पाली, और पाली से जुड़ा हुआ कौन, जोधपुर। पर जोधपुर का कुछ भाग आएगा, कौन सा है, पश्चिमी पूर्वी जोधपुर दे रखा है। ठीक है, तो जोधपुर का कुछ भाग ही है, पूरा जोधपुर नहीं है। जोधपुर किसके अंदर आ गया, हमारा फर्स्ट ए में। तो क्वेश्चन पूछ ले काजरी कौन से कृषि जलवायु खंड में, फर्स्ट ए में। तो यहां पर लिख लो, यहां पर कौन आ गया बेटा, हमारा काजरी। ठीक है, आफरी भी इसी में आएगा, और क्या, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, वो भी इसके अंदर आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके अंदर आंसर। हमको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन कहां होता है, हम दोनों चीजें पढ़ लेते हैं, सर जोधपुर इधर भी है इधर भी है, ले जाए कहां पे उसको फिर। ठीक है, तो इसीलिए याद रखें यहाँ छोटा सा पार्ट है, मेन जोधपुर है वो उसके अंदर आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारे पास बेटा, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है, कौन से कृषि जलवायु खंड में है, फर्स्ट सी। सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड भी फर्स्ट सी, आंसर आ गया। दूसरा हम बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं, सिरोही, पाली और जालोर मेन रूप से। ठीक है, तो सिरोही के लिए एस लिख लें, पाली के लिए पी और जालोर के लिए जे। तो कौन आ गया बेटा, एसपीजे। ठीक है, ये क्या है हमारा सेकंड बी। आ गई बात समझ में। जहां बारिश हो रही है, अब ये मत करना है इसको आप जैसलमेर में नहीं करके आ सकते बेटा, सेकंड की बात कर रहे हो, वहां रेगिस्तान नहीं है, और जैसलमेर में क्या है, रेगिस्तान। तो वो फर्स्ट में चला गया, सेकंड में नहीं आएगा, तो कौन आएगा उसकी जगह, जालोर आ जाएगा।
ये थोड़ा सा हमको लॉजिक याद रखना पड़ेगा। तीसरी बात करें बेटा, थर्ड ए और थर्ड बी। अब बताओ क्या यहां पर शुष्क आएगा? क्या शुष्क आएगा? नहीं, शुष्क निकल गया, रेगिस्तान निकल गया, उसके बाद अंतर्वर्ती निकल गया। अब क्या आएगा? अर्ध शुष्क आएगा, मतलब आधा सूखा है। बारिश होती है पर ठीक ठाक होती है, ना ज्यादा होती है ना कम होती है, तो अर्ध शुष्क आएगा बेटा। अर्ध शुष्क कौन सा क्षेत्र? पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो राजस्थान के पूर्व में कौन सी नदी बहती है? राजस्थान के पूर्व में कौन सी नदी बहती है? राजस्थान के पूर्व में कौन सा संभाग है? कौन सा संभाग है? भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। ठीक है। अगर हम बात करेंगे साउथ ईस्ट की, मतलब दक्षिण पूर्वी की, तब आता है हड़ौती क्षेत्र। ठीक है। पूर्व में कौन आ गया बेटा हमारा? यहां से चालू करेंगे हम, कहां से? अजमेर से। अजमेर से सीधा चलते जाएंगे, अजमेर के जस्ट ऊपर कौन? जयपुर। जयपुर से वापस सीधा सामने जाएंगे बनास के साथ, तो कौन आएगा? टोंक। टोंक से आगे निकले क्या आया? दौसा। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? अजमेर, जयपुर, टोंक और दौसा। इसको लिख लें एक बार। ठीक है। इसको अपनी तरीके से याद कर सकते हो, करना चाहे करे, जैसे चाहे वैसे ही, कि अजमेर, जयपुर, टोंक और दौसा। क्या यहाँ जोधपुर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते सर। इतना समझ में आ गया? एक लॉजिक अपन को यहां पर मिल गया। यहां पर बात करें, बारिश कितनी हो रही है बेटा? 500 से 600 मिलीमीटर। कितनी हो रही है? 500 से 600 मिलीमीटर। मतलब राजस्थान की जो औसत वार्षिक वर्षा है उसके आसपास। राजस्थान की औसत वार्षिक बारिश कितनी है? 575। उसके आसपास जो बारिश हो रही है वो किसमें हो रही है? हमारे तीसरे कृषि जलवायु खंड में, थर्ड ए और थर्ड बी दोनों के अंदर हो रही है। ठीक है। अभी मैंने कहा कि हमारा जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है वहां पर एक नदी बहती है, अभी बात करी, तभी उसकी वजह से हम यहां पर क्या कहते हैं? बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कौन सा? बाढ़ संभावित। ठीक है। तो चंबल नदी कहां से होकर निकलती है बेटा? कोटा, याद है ना? क्या कोटा में बाढ़ आई क्या कभी? नहीं आई। तो क्या वो बाढ़ संभावित क्षेत्र है? क्या नहीं है। जैसे ही कोटा से बाहर निकली, हाड़ौती से बाहर निकलती है और उसका पूरा बीहड़ बन जाता है। बीहड़ नाम सुना है? बीहड़ के बागी, चंबल के डाकू, तो वो कहां रहते थे? उस बीहड़ में रहते थे, जंगल में रहते थे। क्या वहां पर नदी को कोई कंट्रोल कर सकता है? क्या खुद बताओ, कर सकता है कोई कंट्रोल? नहीं कर सकता। इसीलिए हाड़ौती से जैसे ही बाहर निकली तो वो कहां जाती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, ये सारे जो एरियाज है हमारे वो कौन से? पूर्वी मैदानी क्षेत्र हैं। कौन से क्षेत्र बेटा? पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और यहां पर चंबल नदी के कारण बाढ़ आ जाती है कई बार, इसीलिए हमने इसको क्या कहा? बाढ़ संभावित क्षेत्र कहा। कौन सा क्षेत्र कहा? बाढ़ संभावित क्षेत्र। कभी नहीं आई, सब ज्यादा वहीं बाढ़ आती। वहां जो बीहड़ बने हुए बेटा, बाढ़ का मतलब ये नहीं होता कि लोग बह के जा रहे हैं उसमें। ठीक है। बाढ़ का मतलब ये होता है कि जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना। वहां पर इसलिए पता नहीं लगता क्योंकि चंबल नदी का जो बीहड़ बना हुआ है ना, वहां पर इंसान वैसे ही नहीं जाते। वहां पर चंबल नदी पूरे उफान से चलती रहती है। आप दौसा और उधर के एरियाज में अगर जाकर देखें, इस बार भी जब बारिश हुई तो उस टाइम पर चंबल नदी जो है वो सारे पुलिया क्रॉस कर लिए है उसने, और उसके बाद जो है वो बिल्कुल ओवरफ्लो हो रही थी। ठीक है। तो वो बाढ़ ही तो है। उसमें आप जा सकते हो क्या? उस समय पर नहीं जा सकते, तो वो बाढ़ ही तो हुई। जरूरत से ज्यादा बारिश होना उसको बाढ़ कहा जाता है। ठीक है। चलिए, इसको बेटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें। तीसरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? थर्ड ए और थर्ड बी समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा। अगला कौन सा है? फोर्थ ए और फोर्थ बी। ठीक है। अब जो हमारे पास आएगा, अर्ध शुष्क तो निकल गया। ठीक है। अब कौन आएगा? अर्ध आर्द्र। कौन आएगा? अर्ध आर्द्र। मतलब हमने यहां पर किसकी बात करी थी? सेमी एरिड की। किसकी बात करी थी? सेमी एरिड की। ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? सब ह्यूमिड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सब ह्यूमिड या फिर अर्ध आर्द्र मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है। मतलब जहां बारिश ज्यादा हो रही है,
तो राजस्थान का वह क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है कौन सा है? माउंट आबू। वह क्षेत्र, वह जगह जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है कौन सा है? माउंट आबू। और वह जिला जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है झालावाड़। ठीक है, तो हम जिले की बात नहीं कर रहे, क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हमने डिवाइड करा तो जिले के बेस पे थोड़ी करा, क्षेत्र के बेस पर करा, तभी तो कुछ जिलों का कुछ भाग किस में आ रहा है, कुछ भाग किस में आ रहा है। ठीक है, तो वो क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है कौन सा है बेटा? माउंट आबू। माउंट आबू कौन से जिले में है? बात ही खत्म। अर्ध आर्द्र मैदानी और अरावली पर्वत का क्षेत्र कौन आ गया इसके अंदर? एक तो भीलवाड़ा, एक कौन आ गया? भीलवाड़ा से इधर आ जाओ थोड़ा, राजसमंद, राजसमंद से और इधर आ जाओ, उदयपुर आ गया, उदयपुर के जस्ट पास में चित्तौड़गढ़, उदयपुर से थोड़ा उधर चले जाओ सिरोही। आ गया आंसर। कौन से जिले आए बेटा? जहां पर अच्छी बारिश होती है। ठीक है, बाढ़ भी नहीं आती बट अच्छी बारिश होती है। ठीक है, और वहां पर क्या है? मैदानी क्षेत्र भी और पहाड़ी क्षेत्र भी है। तो आप यहां से अजमेर तक जा रहे हैं तो भी आप अरावली पर्वतमाला को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कौन आया? भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही। कितने जिले आ गए? 5 जिले। कितने जिले आ गए? 5 जिले। नेक्स्ट बात करें बेटा फोर्थ बी की, तो फोर्थ बी कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र। उदयपुर तक तो पहुंच गए, अब और दक्षिण में चले जाओ, कौन आ गया? वेरी गुड। बांसवाड़ा के साथ, डूंगरपुर के साथ, पहले जो है वो सच बोलो। जैसे ही अपन यहां से जाएंगे पहले कौन आएगा? डूंगरपुर। डूंगरपुर के उधर साइड में प्रतापगढ़ और इस साइड में बांसवाड़ा रह गया। और उदयपुर का कुछ भाग जो यहाँ से फुलवारी की नाल है उससे आगे निकल जाते हैं उसके बाद आता है। तो उदयपुर का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या आता है कि सर उदयपुर यहाँ पे भी है, उदयपुर यहाँ पे भी है। और अगर हमसे पूछ लिया कि ये MPUAT नाम की जो क्या है, MPUAT क्या है? विश्वविद्यालय कि महाविद्यालय? डूब मरो तुम। महाविद्यालय का मतलब होता है कॉलेज और विश्वविद्यालय का मतलब होता है यूनिवर्सिटी। तो MPUAT क्या है? तो क्या है ये? विश्वविद्यालय है। क्या है? विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये जो MPUAT है ये किसके अंदर है बेटा? 4th A के अंदर। किसके अंदर है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। फिर एक दिन मुझे बैठे बैठे कंफ्यूजन हो गया कि ये MPUAT को हिंदी में क्या बोलते हैं? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और RCA का हिंदी में नाम क्या है? राजस्थान कृषि महाविद्यालय। मैं इसको महाविद्यालय क्यों कहा, इसको विश्वविद्यालय क्यों कहा? फिर उसके बाद समझ में आया कि यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय कहा जाता है और कॉलेज को महाविद्यालय कहा जाता है, क्योंकि कॉलेज से महान लोग निकलते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी से वो लोग निकलते हैं जिन्हें पूरा विश्व जानता है। जैसे डॉक्टर NS राठौड़ साहब हैं, वाइस चांसलर हैं, VC हैं यहाँ के, उनको कौन जानते हैं? हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे पूरे मंत्री परिषद कहें या फिर हम कहें हमारे राज्यपाल हैं, उनको सब जानते हैं। तो विश्वविद्यालय से जो निकलता है, जो हेड है, उसको विश्व में लोग जानते हैं, इसीलिए विश्वविद्यालय कह दिया। और कॉलेज से महान लोग निकलते हैं तुम्हारे जैसे, इसीलिए हम उसको महाविद्यालय कहते हैं। समझ गए ना? चलो, तो MPUAT किस में आएगा बेटा? 4th A में या 4th B में? 4th A में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। इसके अंदर लास्ट हमारे पास बच गया कौन सा? आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। क्या रहेगा बेटा? अब हम आर्द्र की बात कर रहे हैं, ह्यूमिड की बात कर रहे हैं। और हमने अभी बात करी थी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। झालावाड़ का नाम अकेला आएगा क्या? कौन आएगा साथ में सबसे पहले? बूंदी, कोटा, झालावाड़ और सवाईमाधोपुर का छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, एक हमने और नहीं लिखा, उसको लिख दो यहाँ पे 12। उसको तो भूल ही गए तुम, वो भी तो इसमें आएगा। वो कहाँ जाएगा? सारे जिले आ गए 32 के 32, इसको भूल गए तुम। ठीक है, तो 12 भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, मतलब पूरा एक संभाग।
वो इसके अंदर आ जाएगा। कोटा संभाग जो है इसके अंदर आएगा और माधोपुर का एक छोटा सा भाग। आ गई बात समझ में? कोई डाउट रहा इसके अंदर? एक बार वापस पढ़ लेना, याद हो जाएगा। बस हमको याद क्या रखना, बारिश के हिसाब से बारिश देखना चाहे तो 750 mm से ज्यादा होती है हमेशा हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है, फसलों की बात कर ले जल्दी से बेटा। ठीक है, अब लिख लेना। चलो लास्ट अपन बात कर ले फसलों की। फसलें कौन कौन सी है? तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है फसलों में, बस इतना सा याद रखो, सबसे कम पानी कौन सी फसल को चाहिए? बाजरा के ज्वार? किसको चाहिए? अरे ज्वार नहीं है मेरे बेटा, कौन सी है? बाजरा है। कैमल क्रॉप कहते सोरगम को है, लेकिन सबसे कम पानी की आवश्यकता किसको है? बाजरा को है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा लगता है, ठीक है, कंफ्यूज करता है एग्जाम में, याद रखना। तो बाजरा जो है वो जोधपुर में होता है कि नहीं होता है? वहां के ज्वार उगाते हैं क्या? नहीं उगाते। ठीक है, तो बाजरा हो गया। बाजरे के साथ हमारी जो सबसे दालें जो है हम यूज करते हैं, मोठ बीन है या उड़द है, मूंग है, ये कहां पर है? ये भी जोधपुर के आसपास सबसे ज्यादा उगाई जाती है। तिल की बात करें तो वो भी वहां पर है। ठीक है, चलो सबसे ज्यादा राजस्थान में कौन से जिले में होती है? इसबगोल कहाँ होती है? अच्छा चलो, इसबगोल की मंडी कहाँ है? भीनमाल कहाँ है? वेरी गुड। ठीक है, इसके लिए यहां पर अलग से याद रखना, इसबगोल में सबसे आगे कौन है बेटा? जालोर है। ठीक है, ये अलग से पॉइंट आया इसलिए लिखवा रहा हूं, कॉपी के ऊपर लिखना चाहो लिख लो। इसबगोल का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? जालोर करता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें बेटा, हमने यह सिंचित क्षेत्र लिखा तो गन्ने को पानी सबसे कम चाहिए सबसे ज्यादा चाहिए? अरे ज्यादा चाहिए, सिंचाई चाहिए उसको। इस सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन जो होता है वो कहाँ है? गंगानगर। ठीक है, तो वो इसके अंदर आ गए। क्या कुछ याद करने की जरूरत रही? इस तरह से होगा। फिर बात करें बेटा, इसके अलावा हमारा जो अति शुष्क सिंचित क्षेत्र है उसमें गंगानगर भी आ जाएगा, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये एरिया आएगा। वहां पर किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती की जाती है। किसकी करते हैं? कपास की। तो सबसे ज्यादा कपास कौन से जिले में होती है? हनुमानगढ़। कहां पर है? हनुमानगढ़। ठीक है, अगर इसके साथ बात करें तो वहां पर सरसों और गेहूं जो है ये भी सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा गेहूं कौन से जिले में है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है, पहला श्री गंगानगर आएगा उसमें गेहूं में, दूसरा क्या आएगा? हनुमानगढ़। ठीक है, सरसों में भी वही ट्रेंड चलेगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा किन्नू किसमें है? श्री गंगानगर में है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चन इससे आते हैं। और आपको ये पता है कि कौन सी फसल कितने पानी में हो रही है तो आप आंसर दे सकते हो। एक इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना बेटा, वो याद रखना है सोयाबीन के लिए। किसके लिए? सोयाबीन के लिए। सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां होती है? कोटा संभाग में। ठीक है, तो जो कोटा झालावाड़ वाला एरिया है वहां सबसे ज्यादा जो है वो सोयाबीन होती है। दूसरी बात करें, एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी? मक्का। कौन सी बेटा? मक्का। मक्का सबसे ज्यादा किस जिले में होती है? कहां चले गए तुम? उदयपुर में। कारण क्या है? सुन लो, उत्पादन जो है खरीफ मक्का का वो भीलवाड़ा का ज्यादा है, लेकिन उदयपुर में मक्का है वो साल में 2 बार लगाई जाती है। पता है क्या तुम्हें? खरीफ में भी लगाते हैं, रबी में भी लगाते हैं। इसीलिए टोटल प्रोडक्शन जो है पूरे साल का वो ज्यादा किसका है? उदयपुर का है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपकी, जब एमपीयूटी ने पेपर बनाया था तभी क्वेश्चन पूछा गया था, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले के द्वारा किया जाता है? आंसर क्या दिया था उन्होंने? उदयपुर दिया था। ठीक है, कारण जो है वो पूछा गया तो उन्होंने कहा यहाँ रबी और खरीफ मक्का दोनों लगती है, इसलिए टोटल प्रोडक्शन बन गया। बाकी खरीफ मक्का का उत्पादन भीलवाड़ा का ज्यादा है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इसके अलावा एक हमारे पास इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर आता है बेटा, इसके अंदर शायद नहीं दिया, कौन सी है? मूंगफली। कौन सा है बेटा? मूंगफली की बात करें, मूंगफली सबसे ज्यादा कौन से जिले में होती? किसमें? बीकानेर में। किसमें है?
बीकानेर। ये कुछ क्वेश्चन से बता रहा हूं, इनको लिख लो बेटा, काम आएंगे। कौन सा जिला किसमें सबसे ज्यादा अग्रिम है, किसमें ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है वो कई बार बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो एक लॉजिकल बेसिस पे याद रखना है, कोई ऐसा नहीं करना कि अलग से याद रखना। बीजीए मसाले सबसे ज्यादा किस जिले में लगाए जाते हैं? बीजीए मसालों का अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में है? जिला पूछ रहा हूं, जिला तभी जी अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में है। लेकिन सबसे ज्यादा बीजीए मसालों का उत्पादन कौन से जिले में होता है? अच्छा हुआ तमिलनाडु नहीं कहा। कहां पहुंच गए? बात हो रही है राजस्थान की, ये केरल पहुंच गए। मैं जिला पूछ रहा हूं, ये राज्य बता रहे। ओके ओके, चलो। सबसे ज्यादा बीजीय मसाले, बीजीय मसालों का मतलब पता है? जिनके बीज का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से ऐसे मसाले? धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ, ये सारे, ठीक है। सबसे ज्यादा सौंफ का उत्पादन कौन से जिले में? जालोर, ठीक है। सबसे ज्यादा मेथी उत्पादन कौन से जिले में? नागौर, ठीक है। फिर बात करें इसके अलावा सबसे ज्यादा जीरा उत्पादन कहां पर? भरतपुर कहां आ गया? जोधपुर नहीं, जोधपुर नहीं, जालोर, ठीक है। सबसे ज्यादा जीरा उत्पादन कहां पर है? नागौर में। जालोर नहीं आएगा। जीरा मंडी कहां है? कहां पर है? नागौर में है, ठीक है। जीरा मंडी कहां है? नागौर में है। सबसे ज्यादा उत्पादन भी वही है, वो नहीं खुली है अभी। सबसे पहली, सबसे पुरानी वहीं पर मानी गई है। और ये क्वेश्चन मैंने कराया था स्टूडेंट्स को, और जब ये क्वेश्चन वहां पर आया और डाउटफुल यही था, क्योंकि मैंने वहां पर ऑप्शंस में नागौर और जालोर दोनों दिया, और डाउट ये आया कि सर दोनों हैं वो जीरे का उत्पादन करते हैं, दोनों जगह जो है वो अपनी जीरा मंडी है, फिर इसका क्या चीज है? तो फिर सर से ही मैंने बात करी, उन्होंने ही मुझे ये चीज बताई कि सबसे ज्यादा अभी इस टाइम पर जो आगे है वो कौन है? नागौर है, ठीक है, जोधपुर नहीं है। आपके जोधपुर से रिलेटेड जो चीजें हैं उनकी अपन एक बार बात कर लें, ये समझ में तो आ गया, ठीक है। उनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें आपसे पूछ सकता है, तो बेटा ध्यान रखना, जोधपुर में आपकी जो शुष्क क्षेत्रों की दलहनी फसलें हैं, जैसे मोटबीन हो गया, उड़द हो गया, या फिर मूंग है, ठीक है, ये जो हमारी दलहनी फसलें सबसे ज्यादा होती है। तो आपके लिए जो क्वेश्चन बनेगा, अच्छा वो इन दलहनी फसलों से बन सकता है, तो इनको अच्छे से पढ़ना। फ्रूट क्रॉप्स की बात करें तो काजरी है, काजरी के अंदर बेर, उसके अलावा खजूर, ठीक है, अनार, तो एक अमरूद नहीं है, अनार है, आंवला है। तो ये आपके जो फ्रूट्स हैं, 4-5 फ्रूट हैं जो एरिड जोन के हैं, उनको अच्छे से पढ़ना। उसमें से क्वेश्चन आपका बनेगा फिक्स है। फ्रूट में क्वेश्चन आएगा तो अच्छा क्वेश्चन इन्हीं फ्रूट से आएगा। नेक्स्ट बात करें अनाज वाली फसलों की, तो कौन सी फसल उगाते हैं वहां? बाजरा। चावल का उगाने लगे, कौन सी है? बाजरा। तो बाजरा से क्वेश्चन बनना फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना है। ज्वार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए, बट फिर भी उसको आप पढ़ें, लेकिन बाजरा जरूर अच्छे से करना है, उसको मत छोड़ना, ठीक है। इसके अलावा बात करें बेटा और कौन सी हम फसलें जो उपयोग आसपास के क्षेत्रों में, तो हम कहेंगे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर के जस्ट पास में रह गया। हमारे जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जोधपुर से जालोर पास में रह गया, बीकानेर इधर रह गया, ठीक है, नागौर इधर रह गया। तो यहां पर होने वाली जो आपके बीजीय मसाले हैं वो पढ़ने हैं। दूसरा दलहनी फसलें पढ़नी है। तिलहन की बात करें तो सरसों अच्छे से करना, क्योंकि सरसों वहां पर होती है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी फ्रूट क्रॉप्स में 4-5 जो फ्रूट है वो, ये क्रॉप्स कंप्लीट कर लेना, इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है। और किसी और की वैरायटी याद करो मत करो, इनकी वैरायटीज याद करके जाना, क्योंकि वैरायटीज वो पूछेगा। और वैरायटीज कहां मिलेगी? वैरायटीज कहां मिलेगी? वेबसाइट पे मिलेगी, जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिलेगी आपको, मैंने आपको बताई भी थी, ठीक है। उसके ऊपर हमको जो वो दे रखे हैं, बुक्स दे रखी हैं ऑनलाइन, उसके अंदर सारी वैरायटीज हैं, आप वहां से देखें, वैरायटीज आपको मिल जाएगी।
वेराइटीज इसकी जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।